हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस। फ्रेंड्स, हम जनरल साइंस का एक टॉपिक पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत, जिसमें हमने विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, ओम के नियम के बारे में पढ़ लिया था। ओम के नियम का सदिश रूप भी हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम शुरू किया था हमने कल की क्लास में श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। आज इसके बारे में हम श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ में हम इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, जिनसे हम क्वेश्चंस बनने की संभावना अधिक से अधिक रहती है और क्वेश्चंस आते भी हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ में जो एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनको भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं अब श्रेणी क्रम संयोजन। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल साइंस की फर्स्ट ग्रेड के लिए जो फर्स्ट पेपर में जनरल साइंस आती है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्लास है। साथ में अगर आप रीट की, एलडीसी, पटवारी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपसे 9th-10th की एनसीईआरटी या साइंस पूछी जाती है तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक श्रेणी क्रम संयोजन। पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ेंगे, बाद में इसके बाद हम पार्श्व क्रम संयोजन पढ़ेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में कल मैंने बताया था कि जब एक तार या एक सिरा दूसरे तार के जो दो सिरे से जोड़ा जाता है तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहती है। यानी जैसे एक तार है, इसका एक सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से जोड़ा जाता है, तो इस तरह से एक क्रम में जब संयोजन किए जाते हैं तारों को तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन हम कहते हैं। यानी जब कोई प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो क्या होता है कि जो परिपथ है उसमें विद्युत धारा का मान समान होता है। ध्यान रखना, जिसमें जैसे ये हमारा परिपथ है, इस परिपथ में जो धारा बहती है आई, वह जैसे 3 प्रतिरोध हमने लगा दिए, R1, R2 और R3, ठीक है। लेकिन तीनों प्रतिरोधों में चूंकि एक ही तार से होकर निकल रही है तो इसके लिए तीनों में जो धारा का प्रवाह का मान होगा वो आई ही होगा। यानी इसलिए कि श्रेणी क्रम संयोजन में जब भी प्रतिरोधकों को संयोजित करते हैं तो परिपथ में जो विद्युत धारा है उसका मान समान होता है, यानी उसके परिपथ में विद्युत धारा का मान आई होता है। श्रेणी क्रम में संयोजित बहुत से प्रतिरोधकों को तुल्य प्रतिरोध उनके व्यक्तिगत योग के बराबर होता है और उनका जो कुल प्रतिरोध होता है, यानी जो परिपथ में प्रवाहित जो धारा है उसके साथ उसका जो प्रतिरोध है वो जो जितने भी प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध है, जैसे R1, R2, R3 है, टोटल प्रतिरोध हम R मान लें तो R1, R2 और R3 के योग के बराबर होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का में तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या हो गया, R बराबर R1, R2 और R3 होता है। ध्यान रखना, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध कैसे जुड़ते हैं, R बराबर टोटल होता है R1 प्लस R2 और R3 होता है, यानी उनके व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। प्रतिरोधकों में श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ के हर भाग में विद्युत धारा का मान समान होता है, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी इसमें से भी आई विद्युत धारा निकलेगी, इसमें से भी वही आई विद्युत धारा निकलेगी और इसमें भी आई विद्युत धारा निकलेगी। तो आपको दो चीज है श्रेणी क्रम संयोजन में सबसे पहले ध्यान रखनी है कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है उसमें प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है। एक तार का एक सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। दूसरी बात है इसमें कि जो विद्युत धारा का मान है किसी भी प्रतिरोध से निकलने पर भी आई का मान हमेशा समान रहता है। तीसरी बात है इसमें कि जो तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध है उसका मान जो व्यक्तिगत प्रतिरोध है यानी बहुत जो प्रतिरोध हमें दे रखे हैं उनके योग के बराबर होता है। यानी R बराबर R1, R2 प्लस R3 इसका मान होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में एक परिपथ कैसे बनाते हैं और किस तरह से इसको डायग्रामेटिक रूप से समझा सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पहले जब आपको एग्जाम्पल्स को आपको हल करना होता है उससे पहले आपका उसका संयोजन बनाना आना चाहिए। जैसे हमारा एक प्रतिरोध है, एक तार है, ये जो चालक तार है जिसके अंदर एक सेल जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें एक कुंजी है और इसमें जो धारा बह रही है वो एमीटर लगा हुआ है धारा के मापन के लिए। तो इसमें जो प्रवाहित धारा का मान होता है कितना होता है, आई होता है। यानी दोनों सिरों पर जो प्रवाहित विद्युत धारा का मान है वो आई होता है। इसमें 3 प्रतिरोध जिनको श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, जिनका एक तार का सिरा दूसरे सिरे से, दूसरे तार का सिरा तीसरे सिरे से जुड़ा होता है। तो प्रतिरोध कितने हो गए हमारे, R1, R2, R3, 3 प्रतिरोध है और तीनों प्रतिरोध चूंकि धारा का मान समान है तो इसमें जो विभवांतर होता है वो विभवांतर अलग अलग होता है। यानी तीनों प्रतिरोधों का मान निकालने के लिए इनमें विभवांतर का मान भी अलग होता है। तो V1 R1 प्रतिरोध के लिए V1 विभवांतर वोल्ट होता है, R2 के लिए V2 विभवांतर या वोल्ट होता है और R3 बराबर V3 वोल्ट या विभवांतर होता है। तो जिस तरह से R बराबर R1 प्लस R2 और R3 का मान हम निकालते हैं, क्योंकि I बराबर तो सबके लिए I ही होता है, समान होता है,
उसी तरह से हम टोटल विभवांतर या वोल्ट को निकालने के लिए इसमें सभी जो विभवांतर हैं उनको जोड़ देते हैं। तो यानी B बराबर B1 प्लस B2 B3 से हम टोटल विभवांतर का मान निकाल सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि धारा किस तरह से होती है, I का मान क्या होता है, R का मान क्या होता है और वोल्ट का मान क्या होता है। ठीक है, तो जो विभवांतर है यानी टोटल विभवांतर B है वो तीन विभवांतरों V1 V2 और V3 के योग के बराबर होता है, जो मैंने आपको अभी बता दिया था। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम के संयोजनों के बीच जो कुल विभवांतर होता है, जो व्यष्टिगत प्रतिरोधों के विभवांतर है उसके योग के बराबर होता है। यानी जो अलग अलग प्रतिरोध का जो विभवांतर है उसके टोटल योग के बराबर होता है। यानी B बराबर B1 प्लस B2 B3 होता है। प्रवाहित विद्युत धारा है उसका मान I होता है, यानी तब प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा का मान भी I होता है। तो हमें तीन चीज समझ में आ गई। प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो R बराबर R1 प्लस R2 R3 हो गया। विभवांतर है वो जितने भी प्रतिरोध हैं उनके कुल विभवांतर के बराबर होता है, यानी B बराबर B1 प्लस B2 B3 होता है। और विद्युत धारा है वो सब में समान प्रवाहित होती है, विद्युत धारा का मान है वो सब में सभी प्रतिरोधों में समान होता है। ये है श्रेणी क्रम संयोजन का जो कि टोटल एक निचोड़। श्रेणी क्रम में जुड़े इन तीनों प्रतिरोधों को कैसे तुल्य एकल प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध R है के द्वारा प्रतिस्थापित करना संभव है। यानी टोटल प्रतिरोध हम R इसमें मान लेते हैं, जिसे परिपथ में जोड़ने पर इसके सिरों पर प्रतिरोध R और परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा, I वही बनी रहती है। समस्त परिपथ पर हम ओम का नियम लगाते हैं। तो ओम के अनुसार हमें पता है क्या होता है, B बराबर IR होता है। ये हम जानते हैं B बराबर IR होता है। चूंकि अलग अलग प्रतिरोध हमने लगाए हैं तो अलग अलग प्रतिरोधों पर हम जब ओम के नियम को प्रयुक्त करते हैं तो B1 बराबर IR1 हो गया, B2 बराबर IR2 हो गया और B3 बराबर IR3 हो जाता है। यानी तीन विभवांतर है और तीन प्रतिरोध है, तो अलग अलग प्रतिरोध पे जो B1 बराबर B2 IR1, B2 बराबर IR2 और B3 बराबर IR3 होता है। ठीक है, IR3 होता है। चूंकि हम जानते हैं टोटल विभवांतर बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 होता है, तो हम इनके मान रख सकते हैं। इसके मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 भी हम इसको लिख सकते हैं, या B का मान भी हम रख दें तो B बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हम लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, IR बराबर I हमने इसमें कॉमन ले लिया तीनों में, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। चूंकि दोनों साइड कॉमन I कॉमन है तो इसको हटा देंगे, तो R बराबर क्या आ जाएगा, हमारा मान R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, जो ही श्रेणी क्रम संयोजन का निष्कर्ष है। तो ये आपको समझ में होगा कि R बराबर R1 प्लस R2 R3 कैसे मान आता है। तो इसमें भी जो ही बताया गया है, जैसे IR B का मान रखेंगे हम IR रख देते हैं और तीनों के मान को विभवांतरों के मान प्रतिस्थापित करते हैं तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो जाएगा। तो I बराबर कॉमन ले लिया हमने, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हमारा मान आ जाता है, जो ही श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होता है। यानी इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब बहुत से प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कोई तीन ही प्रतिरोध होंगे, अधिक भी हो सकते हैं, R1 R2 R3 R4 R5 कितने भी प्रतिरोध इसमें अनंत तक जोड़े जा सकते हैं, तो संयोजन का कुल प्रतिरोध R1 R2 R3 या फिर R इनफिनिटी के योग के बराबर होता है। यानी जितने भी प्रतिरोध जोड़े जाते हैं उनमें जो कुल प्रतिरोध है वो जो है वो इन सबके प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। इससे ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि संयोजन का जो प्रतिरोध है किसी भी व्यष्टिगत प्रतिरोध के प्रतिरोध से अधिक होता है। ध्यान रखना कि जो टोटल प्रतिरोध हमारा मान आएगा वो जो जितने भी अलग अलग प्रतिरोध हैं उनके मान से अधिक आएगा। तो इससे भी आप अपना एग्जाम्पल क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करोगे तो आपको सही आ सकता है। जैसे 1 ओम का एक प्रतिरोध है, एक 2 ओम का प्रतिरोध, एक 3 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, कुल प्रतिरोध कितना आएगा, 2 और 1 3 और 3 6 ओम आएगा। तो ध्यान रखना कभी भी श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध है उसका मान जितने भी प्रतिरोध दे रखे हैं उनके योग से अधिक आता है, उनके प्रतिरोध के मान से अधिक आता है। तो ये आप इस तरह से भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्रम है, इसमें श्रेणी क्रम संयोजन है या पार्श्व क्रम संयोजन है। इसका एग्जाम्पल है कि श्रेणी क्रम संयोजन में कहाँ पे तारों को जोड़ा जाता है। तो घरों में जो सुरक्षा के लिए ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछ सकते हैं आपसे कि एग्जाम्पल के रूप में कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या संयोजित किया जाता है, पार्श्व क्रम संयोजन में क्या संयोजित किया जाता है। फ्यूज जो होता है उसको हमेशा मुख्य तार यानी लाइव बार जो हमारा मुख्य तार होता है उसको श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है, ताकि धारा अधिक होने पर वह पिघलकर परिपथ को
तोड़ दे। यानी जब फ्यूज उड़ता है वो इसी कारण से उड़ता है कि उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे जब धारा अधिक एकदम से वोल्टेज तेज आ जाते हैं, हम कहते हैं ना धारा अधिक हो गई, लाइट तेज हो गई, तो पिघलकर परिपथ को तोड़ देते हैं और हमारा जो पूरा मकान है वो करंट से बच जाता है। इसके अलावा त्योहारों, विवाहोत्सव आदि पर जो या फिर दिवाली पर हम जो बल्बों की सजावटी लड़ियाँ लगाते हैं, वो लड़ियाँ भी किस क्रम में जुड़ी होती हैं? श्रेणी क्रम में उनको जोड़ा जाता है। प्रतिरोधकों का जो श्रेणी क्रम संयोजन है, जब आप एक लाइट बल्ब, एक पंखे और एक स्विच को एक ही तार के एक के बाद एक जोड़ते हो तो वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। यानी सबको अगर एक ही तार से एक एक के बाद जोड़ दो तो वो श्रेणी क्रम में जुड़े जाते हैं। लेकिन अधिकतर लाइट बल्ब और पंखों को, स्विच को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि श्रेणीबद्ध जो विद्युत परिपथ में शुरू से अंत तक विद्युत धारा एक नियत रहती है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा का मान समान रहता है। तो इसके लिए ये व्यवहारिक नहीं माना जाता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में हम संयोजित करें, क्योंकि श्रेणी क्रम में अगर हम संयोजित करेंगे तो एक जगह से अगर विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा खत्म होती है, करंट जाता है, तो पूरे जो परिपथ है उसमें विद्युत धारा है वो टूट जाएगी और हमारे सारे जो उपकरण है वो बंद एक साथ हो जाएंगे। तो इसके कारण उन्हें उचित प्रकार से कार्य करने के लिए अत्यधिक विभिन्न मानों की विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है। चूंकि विद्युत हीटर को अधिक तरह का करंट चाहिए होता है, विद्युत इस्त्री प्रेस होती है उसको अलग करंट चाहिए, हमारे बल्ब है वो अलग वाट के होते हैं तो उनको अलग करंट होता है, इसके लिए सबको श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है। इसके अलावा श्रेणीबद्ध परिपथ से एक प्रमुख हानि यह भी होती है कि जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर दे तो परिपथ टूट जाता है और अन्य कोई अवयव भी कार्य नहीं कर पाता। यानी एक जगह से अगर करंट खत्म हो जाता है तो पूरे परिपथ में करंट जो है वो चला जाता है। तो इसके लिए श्रेणीबद्ध परिपथ में कम ही उपकरणों को जोड़ा जाता है। तो श्रेणीबद्ध परिपथ में नहीं जोड़ा जाता, तो किस में जोड़ा जाता है? समस्त उपकरणों को आगे हम पढ़ेंगे। अधिकतर उपकरण जो जोड़े जाते हैं वो समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा मुख्य फ्यूज तार होता है या फिर जो लाइट, सजावटी लाइट होती हैं या लड़ियाँ जो जोड़ी जाती हैं लाइट की, रेनबो लाइट जो होती हैं वो सब श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। ताकि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जब एक विद्युत लैंप है कोई जिसका प्रतिरोध है कितना, 20 ओम, यानी आर बराबर कितना दे रखा है हमको? आर बराबर दे रखा है 20 ओम है। एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र के अनुसार संयोजित है। ध्यान रखें ये जो विद्युत लैंप है इसका तो कितना है? 20 ओम है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और प्रतिरोध जोड़ा हुआ है जिसका प्रतिरोध कितना है? R2 बराबर 4 ओम है। और इसमें बैटरी कितने की जोड़ी हुई है? 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ी हुई है। तो हमें क्या निकालना है? एक तो हमें परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है, क्योंकि दो प्रतिरोध हो गए, इसमें एक R1 हो गया लैंप से जुड़ा हुआ और एक दूसरा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो कुल प्रतिरोध निकालना है। इसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा यानी I का मान निकालना है। विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर है उसका मान निकालना है। ध्यान रखना हमें कौन सा विभवांतर दे रखा है? टोटल परिपथ का जो विभवांतर वोल्ट है उसका मान दे रखा है, लेकिन जो विद्युत बल्ब और जो दूसरा चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर है, ये वाला विभवांतर, उसका मान हमें निकालना है। तो तीनों चीज़ों को हमें, आपको हमेशा पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या दे रखा है वो देखना है और उसके बाद उनके मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, हमें परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है। तो परिपथ का जब हम कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो विद्युत लैंप का प्रतिरोध कितना दे रखा है? R1 बराबर 20 ओम दे रखा है और दूसरा जो चालक प्रतिरोध है उसका मान 4 ओम दे रखा है। तो टोटल प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो कितना होता है? R1 प्लस R2 होता है। तो टोटल प्रतिरोध कितना हो गया हमारे पास? 20 ओम प्लस 4 बराबर 24 ओम प्रतिरोध आ गया। तो कुल प्रतिरोध तो हमारे पास कितना आ गया? 24 ओम हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? विद्युत धारा निकालना है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? विद्युत धारा का मान हमको निकालना है। चूंकि पूरे परिपथ में, श्रेणी क्रम में संयोजित परिपथ में विद्युत धारा का मान I बराबर समान रहता है, तो टोटल प्रतिरोध हमारे पास R कितना आ गया? 24 ओम आ गया। और दो टर्मिनलों के बीच जो विभवांतर है हमारे पास कितना है? 6 वोल्ट है। तो चूंकि हम जानते हैं I बराबर V/R होता है, तो वोल्ट का मान रखेंगे, कितना हो गया? 6 वोल्ट। बताइए टोटल प्रतिरोध कितना हो गया? 24 हो गया। तो मान कितना आ गया? 0.25 एम्पियर धारा आ गया। तो कुल विद्युत धारा का मान कितना आ गया हमारे पास? 0.25 एम्पियर हमारे पास आ गया। तो ये तो दो क्वेश्चंस का हल हमने देख लिया। इसमें अब तीसरा इसमें पूछ रहा है कि जो विद्युत लैंप है और जो चालक है उनके सिरों के बीच जो विभवांतर है उसका मान क्या होगा।
तो जो विद्युत लैंप है और चालक है उसके ओम के नियम का पृथक पृथक अनुप्रयुक्त करते हैं तो हम देखते हैं विद्युत लैंप के सिरों के बीच विभवांतर, मतलब दोनों के बीच हमें अलग अलग विभवांतर का मान निकालना होगा, क्योंकि अलग अलग प्रतिरोध है तो अलग अलग विभवांतर आएगा। तो विद्युत लैंप का प्रतिरोध कितना देखा था हमने, 20 ओम है, जिसे हमने R1 से व्यक्त किया था। क्योंकि धारा टोटल जो संयोजन है उसमें I का मान कितना प्राप्त हो रहा है, हमारे पास 0.25 एम्पियर प्राप्त होता है। तो विद्युत लैंप के सिरों के बीच विभवांतर हम निकाल लेंगे, V1 मान लेते हैं, तो V1 बराबर हो जाएगा IR1 से इसको व्यक्त कर सकते हैं, या लिख सकते हैं हम 0.25 एम्पियर इंटू 20 बराबर 5 वोल्ट हमारा मान आ जाएगा। तो V1 का मान कितना आ गया हमारे पास, 5 वोल्ट आता है। इसी तरह हम चालक जो दे रखा है उसके सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे, जिसे हम V2 मान लेते हैं। तो V2 बराबर IR2 हो जाएगा। चूंकि R2 का मान हमारे पास कितना है, 4 ओम है, और धारा कितनी है हमारे पास, 25 एम्पियर। तो एम्पियर इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास 1 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा मान हमारे पास, 1 वोल्ट आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, टोटल प्रतिरोध निकालना है। अलग अलग विभवांतर का मान हमें प्राप्त हो गया, अलग अलग विभवांतर से हमने टोटल विभवांतर का मान हम निकाल लेंगे, तो हमें चालक के सिरों के बीच टोटल विभवांतर हमारे पास आ जाएगा। अलग अलग विभवांतर हमारे पास पता है तो हम इस तरह से टोटल तुल्य प्रतिरोध भी हम साथ में निकाल लेंगे। अब ये जो हमारे पास जो विभवांतर प्राप्त हुआ है, जैसे B बराबर B1 प्लस B2 करेंगे तो हमारे पास टोटल विभवांतर कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट प्लस 1B बराबर 6 वोल्ट हमारे पास टोटल विभवांतर हो जाएगा। जो ही हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है हमें, कि टोटल विभवांतर का मान क्या है। इसी के साथ हमने देख लिया कि जो तुल्य प्रतिरोध है, अब हम इससे भी इसको तुल्य प्रतिरोध को वापस से निकाल सकते हैं कि R बराबर B/I होता है। टोटल विभवांतर कितना आ गया हमारे पास, 6 वोल्ट, और धारा कितनी है इसमें, 25 एम्पियर की धारा है। तो टोटल कितना विभवांतर तुल्य प्रतिरोध हो गया हमारे, 24 ओम, जो कि दोनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, जो हमने पहले निकाल लिया था। तो इस तरह से आपको जैसे सबके मान पता है, तो आपको इस तरह से ध्यान रखने, पहला तो ध्यान रखना है कि कौन सा संयोजन है, और उस संयोजन के बाद आपको कि इसमें क्या क्या मान दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी आपसे पूछा गया है, चाहे प्रतिरोध है, चाहे विद्युत धारा है, विभवांतर है, उसका मान आप निकाल सकते हैं। हमने पढ़ लिया श्रेणी क्रम संयोजन। अब दूसरा संयोजन है हमारा पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन, जिसे हम समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसकी दूसरी लैंग्वेज भी पूछ सकते हैं, इसे हम समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो विद्युत परिपथ के जो तार जोड़े जाते हैं, उन दो तारों के जो दो बिंदु होते हैं, उन तारों को हम एक ही लाइन में नहीं जोड़कर अलग अलग लाइन में जोड़ते हैं और एक दूसरे के समानांतर जोड़ते हैं। यानी बिंदु X है मान लेते हैं और इसको बिंदु Y मानते हैं। इनके बाद बीच में जो तार जोड़े जाते हैं उनको पैरेलल जोड़ा जाता है, यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अलग अलग तारों को जोड़ा जाता है, जिसमें जैसे R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध है, लेकिन इसको पूरे तार को एक ही वोल्ट से जोड़ा जाता है। यानी जो विभवांतर है इसमें, उसका मान एक ही होता है तीनों प्रतिरोधों के लिए, सभी प्रतिरोधों के लिए। और जब एक अमीटर है, लेकिन जब धारा जाती है इस बिंदु से, धारा इस बिंदु तक जाएगी तो तीनों तारों में प्रवाहित होकर जाएगी, तो तीनों तारों में प्रवाहित होकर जाती है। इसके लिए इसमें धारा का मान अलग अलग हो जाता है। तीनों तारों में चूंकि प्रतिरोध अलग होगा तो धारा का मान भी अलग हो जाएगा। तो इसमें तीनों प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान अलग होता है। तो समांतर क्रम में संयोजन में आपको ध्यान रखना है कि विभवांतर का मान समान रहता है, यानी इसमें विभवांतर का जो मान होता है वो तो समान रहता है, लेकिन जो धारा होती है उसका मान अलग अलग होता है। यानी जितने प्रतिरोध होंगे उतनी ही इसमें धारा होगी, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी इस तरह से प्रतिरोधों जो धारा है उसके योग के बराबर कुल धारा हमें प्राप्त होती है। ये समझ में आ गया आपको कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है सबसे पहले तो। और श्रेणी क्रम संयोजन में हमने देखा था धारा का मान समान, विभवांतर अलग होते हैं, लेकिन जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें धारा का मान अलग और विभवांतर समान होता है। सेलों की एक संयोजन अथवा बैटरी से पार्श्व क्रम में संयोजित तीन प्रतिरोधकों में कुल विद्युत धारा I संयोजन की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली पृथक पृथक धाराओं के योग के बराबर होती है। चूंकि तीनों तारों में अलग अलग जाती है, इसके लिए पृथक पृथक धाराओं के योग के बराबर टोटल धारा आती है। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 से हम इसको व्यक्त
कर सकते हैं। प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है हम इसका मान लेते हैं आरपी, मान लिया है ना, टोटल प्रतिरोध इसको हम आरपी मान ले। तो प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन पर ओम का नियम लागू करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, चूंकि I बराबर क्या होता है, B अपॉन आर होता है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, B अपॉन आर पी से पार्श्व संयोजन निकाल रहे हैं तो P अपॉन आर पी से हम एक्स को व्यक्त कर सकते हैं। तो धारा अलग अलग है तो अलग अलग धारा के लिए तो इस तरह से मान भी अलग अलग हो जाएंगे। I1 बराबर B अपॉन R1 हो जाएगा, I2 बराबर B अपॉन R2 हो जाएगा और I3 बराबर B अपॉन R3 हो जाएगा। तो तीनों धाराओं के लिए अलग अलग हमें विभवांतर ओम के नियम से अलग अलग विभवांतर एक और प्रतिरोध अलग अलग हो जाएंगे। तो आई अब इसका मान हम प्रतिस्थापित कर देते तो चूंकि हमने देखा था क्या होता है, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। तो आई का मान कितना है हमारे पास, B अपॉन आर पी होता है। क्या होता है, B अपॉन आर पी है। और धारा का मान, अलग अलग धारा का मान B प्लस R1 प्लस B2R2 और प्लस BR3 होता है। तो इसको भी हम हल करें तो B आर पी बराबर B हम इसमें कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 प्लस R3 R3 हमें प्राप्त हो जाता है, सॉरी B अपॉन R1 से हम इसको निकाल सकते हैं, B अपॉन R1 से निकाल सकते हैं। तो B से B कट गया तो क्या बचेगा, 1 अपॉन आर पी बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इसका मान हमें प्राप्त होता है। तो टोटल मान कितना होता है, 1 अपॉन आर बी बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 R2 प्लस 1 अपॉन R3 होता है। ये पार्श्व क्रम में संयोजित जो प्रतिरोध होते हैं उनका तुल्य प्रतिरोध का मान प्राप्त होता है। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में तो R बराबर R1 प्लस R2 R3 होता है, लेकिन श्रेणी पार्श्व क्रम संयोजन में 1 अपॉन आर पी बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 मान प्राप्त होता है। तो क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पार्श्व क्रम में जो संयोजित प्रतिरोधों के समूह है उनका जो तुल्य प्रतिरोध है उसका जो व्युत्क्रम है, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। क्योंकि इसमें 1 अपॉन आर पी बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होता है। तो तुल्य प्रतिरोधों का जो व्युत्क्रम होता है अलग अलग प्रतिरोधों के जो व्युत्क्रम है उसके योग के बराबर आता है। पार्श्व क्रम में प्रवाहित विद्युत धारा विभिन्न विद्युत सांद्रताओं से विभाजित हो जाती है, इसके लिए हमें विद्युत धारा का मान अलग अलग प्राप्त होता है। तो पार्श्व प्रतिरोध होता है उसमें कुल प्रतिरोध का मान घटता है। ध्यान रखना, श्रेणी क्रम संयोजन में तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, लेकिन जो पार्श्व प्रतिरोध है उसमें कुल प्रतिरोध का मान घटता है। यह विशेष रूप से तब अधिक सहायक होता है जब सांद्रताओं के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें उचित रूप से कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए पार्श्व क्रम जो संयोजन होता है, ध्यान रखना, उसमें प्रतिरोध का मान घटता है और कम प्रतिरोध होगा तो धारा का मान भी हमें अधिक प्राप्त हो जाएगा। तो समांतर क्रम संयोजन के मुख्य उदाहरण है, सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है घरेलू विद्युत आपूर्ति, होम इलेक्ट्रिक वायरिंग। यानी हमारे घरों में जो बिजली की वायरिंग, सभी बिजली के उपकरण जैसे बल्ब, पंखे, टीवी, फ्रिज समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। किससे जुड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जुड़े जाते हैं। इसका कारण क्या है कि यदि एक उपकरण खराब हो जाए या बंद हो जाए तो बाकी उपकरण काम करते रहते हैं, क्योंकि सभी की सीधे वोल्टेज सप्लाई होती है, यानी अलग अलग वोल्टेज सप्लाई होती है। इसके लिए एक खराब होने के बाद भी बाकी सब काम करते हैं। इसके लिए घरेलू विद्युत आपूर्ति के जो भी उपकरण जोड़े जाते हैं वो समांतर क्रम संयोजन में जोड़े जाते हैं। फ्रेंड्स, इनके एग्जांपल्स बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं, इसके लिए आपको अच्छे से लान करने हैं। इसके अलावा वाहनों की जो हेडलाइट होती है, व्हीकल्स में जो हेडलाइट्स होती है, कारों मोटरसाइकिलों में, दोनों में हेडलाइट समांतर क्रम में जुड़ी होती है। इसका कारण है कि यदि एक लाइट का फिलामेंट टूट जाए तो दूसरी लाइट जलती रहती है, जिससे रात में गाड़ी चलाना सुरक्षित रहता है। इन सभी हर घटक जैसे बल्ब हो, लाइट, हेडलाइट्स हो, उसमें क्या होता है कि वोल्टेज समान होता है लेकिन धारा अलग अलग बढ़ जाती है जो प्रतिरोध पर निर्भर करती है, जिससे हर उपकरण स्वतंत्र रूप से काम करता है। क्योंकि धारा इनमें अलग अलग रहती है, इसके कारण उनमें प्रतिरोध का मान भी अलग अलग हो जाता है और वो स्वतंत्र रूप से काम करते रहती हैं। तीसरा है सेलों का संयोजन। सेलों के जो संयोजन किया जाता है वो भी समांतर क्रम में किया जाता है। जब अधिक धारा की आवश्यकता होती है तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ताकि कुल धारिता बढ़ जाए और प्रत्येक सेल पर लोड कम प्राप्त हो। यानी उसमें अलग अलग धारा डिवाइड हो जाएगी, धारा डिवाइड होने पर सेल पर जो लोड है उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। इसके अलावा कैपेसिटर संधारित्रों का संयोजन किया जाता है।
जो सर्किट्स बनाए जाते हैं उन्हें कैपेसिटर्स या संधारित्र कहते हैं। सर्किट्स होते हैं उनकी कुल धारिता को बढ़ाने के लिए जो संधारित्र है उनको भी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जैसे फ्लैश लाइट्स या कैमरा के फ्लैश को। इसके लिए उन पे कुल कैपेसिटी उनकी बढ़ जाती है और वो अधिक रूप से फ्लैश दिखाई देता है। तो इसके लिए ध्यान रखना कि घरों की जो विद्युत बल्ब वगैरह है उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, वाहनों की हेडलाइट्स को सेलों के संयोजन किया जाता है तो उन्हें अधिकतर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। संधारित्रों का जो संयोजन किया जाता है उसे भी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर इसमें क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आप कैसे इसको हल करेंगे। एक परिपथ दे दीजिए, उस परिपथ में मान लीजिए 3 प्रतिरोध R1 R2 के मान क्रमशः 5 ओम 10 ओम 30 ओम है, तो उन्हें 12 बैटरी से हमने संयोजित किया है। तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा यानी अलग अलग विद्युत धारा का मान निकालना है। प्रत्येक परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा निकालनी है, यानी टोटल निकालनी है। I1 प्लस I2 प्लस I3 का मान निकालना है और परिपथ में कुल प्रतिरोध हमें निकालना है, यानी टोटल प्रतिरोध R का मान हमें निकालना है। तो तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो पहले आपको संयोजन आना चाहिए कि श्रेणी हमें किस में संयोजन करना है। संयोजन करना है हमें समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में संयोजन कैसे करते हैं? समांतर क्रम में संयोजन करने के लिए हम तीनों तारों को अलग अलग जोड़ते हैं। तो 3 तार हो गए, 3 तारों को जब जोड़ेंगे तो 3 प्रतिरोध बट गए इसमें, R1 R2 R3। वोल्टेज का मान तो समान हो गया, लेकिन इसमें धारा का मान भी अलग हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। 3 धारा हो गई इसमें। तो अब इसमें हम अलग से आराम से निकाल सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो हल करते हैं हम, देखें इसमें। सबसे पहले देखते हैं तीनों ओम आप मान लिख लीजिए। तो R1 का मान 5 ओम, R2 का 10 ओम और R3 का इसमें 30 ओम दिया हुआ है। वोल्ट हमें दिया हुआ है 12 वोल्ट। कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर तो समान होता है, लेकिन विभाजित विद्युत धारा का हम परिकलन कैसे करते हैं? ओम के नियम से। चूंकि I बराबर क्या होता है? B अपॉन R होता है, तो हमें अलग अलग धारा निकालनी है, तो अलग अलग प्रतिरोधों की धारा भी अलग अलग होगी। B अपॉन R1। बी वोल्ट कितना है? 12 वोल्ट है। धारा R1 का मान कितना है? 5 ओम है। तो टोटल धारा कितनी हो गई? 2.4 एम्पियर आ गई। तो I1 का मान कितना आ गया हमारे पास? 2.4 एम्पियर आ गया। इसी तरह से हम I2 धारा निकाल लेंगे। वोल्ट का मान वही रहेगा B अपॉन R2 से। तो वोल्ट कितना है हमारे पास? 12 वोल्ट है और R2 का मान कितना है हमारे पास? 10 ओम है। तो टोटल धारा कितनी हो गई? 1.2 एम्पियर आ गई। इसी तरह से हम I3 धारा का R3 के लिए मान निकाल लेंगे। तो B अपॉन R3 से निकालेंगे। तो B का मान 12 वोल्ट है, R3 का मान कितना है हमारे पास? 30 ओम है। तो 30 का रख दिया, इसके बराबर हमारे पास आ गया 0.4 एम्पियर। तो तीनों विद्युत धारा हमें अलग अलग प्राप्त हो गई। I1 का मान 2.4 एम्पियर, I2 का मान 1.2 एम्पियर, I3 बराबर 0.4 एम्पियर हमें प्राप्त हो जाता है। तो तीनों विद्युत धारा हमें अलग अलग प्राप्त हो गई। अब हमें क्या निकालना है? अलग अलग विद्युत धारा हमने निकाली, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। दूसरा पॉइंट पूछा गया है उसमें टोटल विद्युत धारा निकालनी है। तो अब टोटल विद्युत धारा हम कैसे निकालेंगे? हमें पता होता है टोटल विद्युत धारा निकालने का सूत्र है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो तीनों विद्युत धारा को हम जोड़ देंगे, 2.4 1.2 प्लस 0.4। तो टोटल विद्युत धारा कितनी आ गई हमारे पास? 4 एम्पियर हमारे पास आ गई। 2 पॉइंट्स हैं वो हमने हल कर लिए। तीसरा पॉइंट इसमें दे रखा है कि हमें कुल प्रतिरोध का मान है वो निकालना है। तो कुल प्रतिरोध जानते हैं, समांतर क्रम में जब हम जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है? 1 अपॉन RP बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 से निकालेंगे। तो 1 अपॉन R1 का मान हो गया 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। तो टोटल कितना मान आ गया? हम जब इसको हल करते हैं तो हमारे पास मान आएगा 1/3। तो 1 अपॉन RP बराबर 1/3 है, तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं RP बराबर 3 ओम आ जाएगा। जब इसको हम उल्टा करेंगे तो RP बराबर 3 ओम हमें प्राप्त हो जाएगा। तो टोटल प्रतिरोध कितना प्राप्त हुआ? हमें 3 ओम प्राप्त हो गया। तो इससे हमें पता है एक चीज़ और आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें हमने एक लाइन पढ़ी थी कि जो इसका तुल्य समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है, टोटल प्रतिरोध होते हैं उसकी तुलना में मान कम होता है। तो हमारे पास 3 प्रतिरोध कौन कौन से थे? 5 ओम 10 ओम और 30 ओम थे, और हमारे पास जो टोटल प्रतिरोध आया उसका मान कितना आया है? 3 ओम। तो ध्यान रखना समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है उसका मान हमेशा जो प्रतिरोध हमें दे रखे हैं उनके मान से कम प्राप्त होता है। इस तरह से भी आप आराम से आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है या श्रेणी क्रम संयोजन है।
इसके अलावा एक एग्जाम्पल और दे रखा है एनसीईआरटी में, जिसमें दोनों संयोजन एक साथ जोड़ दिए, श्रेणी क्रम भी और समांतर क्रम भी, और उसके बाद हमें टोटल प्रतिरोध का मान निकालना है। जैसे श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के संयोजन को दर्शाता विद्युत परिपथ। R1 10 ओम है, R2 40 ओम है, R3 30 ओम है, R4 20 ओम और R5 इसमें 60 ओम दिया हुआ है। इनको 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो परिपथ में हमें कुल प्रतिरोध निकालना है और परिपथ में जो कुल विद्युत धारा है उसका मान हमें निकालना है। इसके लिए हम देखें कि अगर ये जो प्रतिरोध है उनको अगर पार्श्व क्रम में संयोजित ये किए गए हैं, तो पार्श्व क्रम में कौन कौन से, जैसे R1 और R2 एक दूसरे के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है, और चूंकि एक बिंदु से निकल रहे हैं, और R3 और R3 R4 और R5 तीनों एक दूसरे के साथ एक ही बिंदु के तारों से निकल रहे हैं लेकिन अलग अलग जुड़े हुए हैं। ये तीनों पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। जब इनका हम टोटल प्रतिरोध निकाल लेते हैं, जैसे R डैश निकाल लिया, यहाँ पे हम टोटल प्रतिरोध का R डैश होंगे, तो ये दोनों प्रतिरोध किससे जुड़े हुए हैं, एक तार से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों प्रतिरोध किससे जुड़े हो जाएंगे, ये प्रतिरोध फिर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना, ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए कि ये सारे प्रतिरोध तो अलग अलग पार्श्व क्रम में संयोजित है, लेकिन जब इनका तुल्य प्रतिरोध हम निकाल लेते हैं तो ये प्रतिरोध एक दूसरे के साथ किससे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो उसका मान हमें R1 और R डैश का मान हमें निकालना होगा। तो पहले पार्श्व क्रम संयोजन निकालेंगे हम इसमें, और फिर उसके बाद इनका श्रेणी क्रम संयोजन निकालेंगे। तो देखें हम, तो दो पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक कौन कौन सी है, R1 R2 है। तो इसका हम तुल्य प्रतिरोध R डैश मान लेते हैं। तो मान कितना हो जाएगा, 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 से निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 और R2 का मान कितना है हमारे पास, 10 ओम और 40 ओम। मान निकालेंगे, 1/10 प्लस 1/40 बराबर 5/40 बराबर 1/8। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/R डैश बराबर 1/8 हो गया। तो R डैश बराबर कितना आ गया हमारे पास, 8 ओम आ गया। तो R डैश बराबर कितना आ जाएगा, 8 ओम आ जाएगा। इसी तरह से तीनों और प्रतिरोध जो R3 R4 R5 है वो भी पार्श्व क्रम में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो उनका भी मान हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो उनका तुल्य प्रतिरोध हम R डबल डैश मान लेते हैं। तो 1/R डबल डैश बराबर 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 इसको बोलते हैं। तीनों के मान रखेंगे हम 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। तो टोटल इसका जब हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो हमारा मान आ जाएगा हमें पास 6/60 आ जाता है। इसको हल करेंगे तो मान आएगा 1/10। तो 1/R डैश बराबर कितना मान आ गया हमारे पर, 1/10। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R डैश बराबर 10 ओम। R डैश डबल डैश का मान कितना आ गया हमारे पास, 10 ओम आ गया। तो तीनों जो पार्श्व क्रम में संयोजित थे दोनों संयंत्र, उनसे हमने इनका मान निकाल लिया। अब हमारे पास ये दोनों जो मान तुल्य प्रतिरोध इनका टोटल आया है, तो इनका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इनका कुल प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश। तो टोटल R प्रतिरोध हमारे पास कितना आ गया, 18 ओम आ गया। यही पूछा था हमें, तुल्य प्रतिरोध कितना है। तो कुल प्रतिरोध हमारे पास 18 ओम इसका आ जाता है। जब कुल प्रतिरोध इसमें 18 ओम है तो इसमें जो प्रवाहित धारा है उसका कुल विद्युत धारा का मान क्या होता है, I बराबर V/R हो जाएगा, जिसे हम 12 वोल्ट बटे 18 ओम से लिख सकते हैं, और हमारा मान 0.67 एम्पियर मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन से क्रम में संयोजित है, और जिस क्रम में वो संयोजित है उन संयोजन के साथ आपको क्या मान निकालना है, क्या आपसे पूछा गया है। तो इस तरह से आप समझ के एक दो बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि आपको किसका मान निकालना है और क्या आपसे पूछा गया है। लेकिन आपको बार बार 2-3 बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी जो भी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। आप मेरी वीडियो को देख देख के भी वापस से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज पढ़ा था इसमें श्रेणी क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन जो अधिकतर पूछा जा सकता है, और उनके एग्जाम्पल्स को हमने देख लिया। इसके साथ ही इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है कल, कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है
और हमारे घरों में जो भी उपकरण होते हैं उनमें विद्युत धारा का क्या उपयोग है, श्रेणी क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन का क्या उपयोग है, विद्युत सेल्स क्या होती हैं, और इसके साथ ही ये वाला जो विद्युत धारा वाला टॉपिक है, विद्युत वाला टॉपिक है, वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद अगली वीडियो में हम मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।